After Ruskin by Elma Mitchell. First of all, we should know about the Elma Mitchell. Elma Mitchell born in studied English at Oxford and lived most of her life in England, qualified librarian and former BBC employee during World War II, award-winning poet including Camden Festival Poetry Prize, Cheltenham Poetry Festival Competition and Chomley Award. Powerful and charismatic performer of her own work, although not frequent in public readings, Thoughts After Ruskin widely known and critically acclaimed poem published in the late 1960s. Poetic context of this poem. Poetic context का इस पोइम में हम असल में डिस्कस क्या करने जा रहे हैं. Poem challenges John Ruskin perspective on women, highlights the laborious tasks performed by women in daily life कि जॉन रस्किन के पर्सपेक्टिव क्या था वुमेन के लिए, और दूसरा ये पोइम हाइलाइट्स करती है लेबरस यानी स्ट्रगल, मुश्किल जो काम औरतें करती हैं, टास्क यानी काम अपने घर के करती हैं डेली लाइफ में, उनको हाइलाइट्स किया इस पोइम में. रिफ्लेक्शन ऑन द रोल एंड रियलिटीज़ ऑफ वुमेंस लाइफ, वुमेन की लाइफ के क्या रोल्स हैं और रियलिटीज़ हैं. रियलिटीज़ मीन के जॉन रस्किन कैसे समझता था वुमेंस को, और एल्मा मिचेल ने उनकी हकीकत दिखाई है. The poem highlights the urgency with which women rush to transform themselves into delicate and beautiful beings before their husbands return home. कि एक इस पोइम ये पोइम हाईलाइट करती है कि किस तरह वुमेन्स पूरे दिन का काम करने के बाद एंड पे जल्दी जल्दी उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है और वो जाके चेंज कर लेती हैं खुद को. जैसे पूरा दिन वो काम काज कर रही होती हैं, जैसे उनका ड्रेसिंग वगैरह होती है, वो सबको चेंज करके अपने हस्बैंड के घर वापस लौटने से पहले दोबारा से वो एक खुद को ब्यूटीफुल बीइंग बनाने के लिए कोशिश करती हैं, यानी ड्रेस वगैरह चेंज करना, बाल बनाना एट्सेट्रा. This poem serves as a critic of Ruskin's problematic beliefs about women, offering a contrasting perspective on their strength and vitality. असल में जो जॉन रस्किन, जैसे कि इस पोइम का नेम है थॉट्स आफ्टर रस्किन, तो जॉन रस्किन का जो एक व्यू था वुमेन्स को लेके, हम उसको मिज़ोजिनिस्ट भी कह सकते हैं कि वो वुमेन को कुछ ख़ास, वो फ्रेगाइल समझता था, बस सोर्स ऑफ ब्यूटी समझता था उनको, और उससे कुछ ज़्यादा नहीं उनसे वो कुछ ऐसा, उसके व्यूज़ इसी तरह के थे कि वुमेन एक कमज़ोर हस्ती होती है, यहाँ पे वो खूबसूरत होती है, बस ये चीज़ें डिज़र्व करती है, और वो स्ट्रगल नहीं कर पाती, मुश्किल काम जिस तरह मैन करते हैं वो नहीं कर पाती. तो एल्मा मिचेल ने एक कंट्रास्ट शो किया है उसके थॉट से वुमेन का, कि वो क्या समझता था वुमेन में और हकीकत में वुमेन कैसी होती हैं, पूरा दिन उनका किस चीज़ में गुजरता है. वो उसने उनकी डेली सिर्फ एक दिन की लाइफ को ही शो करके अपनी इस पोएम में उसके कंट्रास्ट शो किया है रस्किन के पर्सपेक्टिव्स को. डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉन रस्किन व्यू, उसके व्यूज़ क्या हैं वुमेन को लेके. आइडियलाइज्ड वुमेन एज लिलीज़ एंड रोजेज़, जैसे कि आप जानते ही होंगे फ्लावर्स खूबसूरती और महक इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो बस वुमेन को खूबसूरती के मायनों में ही लेता था और कमज़ोर समझता था. एसोसिएटेड वुमेन विद प्योरिटी, ब्यूटी एंड फ्रेगैलिटी, मीन्स वही प्योर होती हैं वुमेन्स, ब्यूटीफुल होती हैं, फ्रेगाइल होती हैं, कमज़ोर होती हैं, नाजुक होती हैं. इन चीज़ ऐसे व्यूज़ थे उसके वुमेन को लेकर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द पोएम थॉट्स आफ्टर रस्किन. ये पोएम बहुत ही लेंथी होने वाली है, लेकिन आपने खुद इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है. है तो ये एक ओवरऑल वुमेन की, लेकिन हम अब जैसे ही इसकी लाइन्स को रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपना वुमेन्स का एक डेली रूटीन इसमें दिखाई देती है कि सुबह से उठने के बाद पूरे दिन में वो क्या करती हैं और एंड तक उनकी रूटीन क्या होती है, उनके वर्क्स क्या होते हैं एक दिन के अंदर. वुमेन रिमाइंडेड हिम ऑफ लिलीज़ एंड रोजेज़. ये रस्किन की बात की जा रही है कि उसको वुमेन क्या याद दिलवाती हैं, लिलीज़ और रोजेज़ की याद दिलाती हैं. मी दे रिमाइंड रेदर ऑफ ब्लड एंड सोप. अब एल्मा अपनी बात करिए कि मुझे किस चीज़ की वुमेन को देख के याद आती है, ब्लड एंड सोप की. आर्म्ड विद वार्म रैग, असल्टिंग नोज, ईयर्स, नेक, माउथ एंड ऑल द सीक्रेट प्लेसेस. और मुझे वुमेन ब्लड और सोप, ब्लड का मतलब यहाँ पे वो खून खराबे वाला ब्लड नहीं, ब्लड मीन जैसे कि हम गोश्त वगैरह बनाते हैं तो उसका वो ब्लड होता है, यानी किचन के कामों की. सोप यानी साफ़ सफाई करना. आर्म्ड विद वार्म रैग्स, और उनके कपड़े जो होंगे वो भी मैले होंगे. असल्टिंग नोज़, हर चीज़ में नाक धुसी हुई. ईयर्स, नेक, माउथ के हर वो एक काम में
मसरूफ़ तरीन होती हैं। वुमेंस एल्मा को इस तरह का एक इमेज, वुमेन का वर्ड पढ़कर इस तरह का इमेज उसके माइंड में आता है कि काम करती हुई औरत, एक मसरूफ़ औरत घर के कामों में, डोमेस्टिक पर्पज़ में। जबकि रस्किन को वुमेंस को रीड करके या वुमेन को देख के किस चीज़ की याद आती है? लिलीज़ की एंड रोजेज़ की। आर्म विद शार्प नाइफ कटिंग अप लिवर्स, के उस शार्प नाइफ उन्होंने पकड़ी हुई है, लिवर्स को काट रही है। लिवर खाने वाला गोश्त के मायने में आ जाएगा। होल्डिंग हार्ट्स टू ब्लीड अंडर अ रनिंग टैप, और पानी के नीचे वो हार्ट में खून निकलता हुआ एक दिल पकड़ के उसको धो रही हैं, साफ़ कर रही हैं। कटिंग एंड स्टफिंग, पिकलिंग एंड प्रिजर्विंग, कटिंग करते हुए उसको दिखाई देती हैं। स्टफिंग, चीज़ों को भर के किसी बोतल वगैरह में, जार वगैरह में। पिकलिंग, अचार बनाना। प्रिजर्व, उसको महफूज करना चीज़ों को। स्कैडलिंग, ब्लैंचिंग, ब्रॉयलिंग। पल्वेराइजिंग मीन्स के बॉयल करना, फिर उनको कुक करना। ब्राइल, ग्रिल करना। पल्वेराइजिंग, फिर उनको पीस के पाउडर बना के रखना चीज़ों का। ऑल द टेरिबल केमिस्ट्री ऑफ देयर किचन्स, यानी पूरा एक उनकी किचन की एक इमेज दिखाई देती है हमें ह्यूमंस को देखकर। एक टेरिबल केमिस्ट्री होती है, यानी उनका एक अटैचमेंट किचन के साथ, ये सारे काम करते हुए उन्हें देख के हमें महसूस होती है। देयर डिस्टेंट हस्बैंड्स लीन अक्रॉस महाजनी, और जो दूर उसके उनके हस्बैंड ऑफिस वगैरह में बैठे होते हैं। महाजनी एक किस्म का एक दरख्त होता है, फर्नीचर होता है, एक दरख्त से बना होता है कि वो क्या उनके फर्नीचर, यानी ऑफिस हम कह सकते हैं इस चीज़ को, कि लीन अक्रॉस महाजनी के फर्नीचर के करीब वो बैठे हुए हैं। उनके हस्बैंड घर से दूर, यानी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। एंड डेलिकेटली मैनिपुलेट द मार्केट, और फिर वापसी पे वो मार्केट से चीज़ें लेते हैं। मैनिपुलेट करना, जैसे हम कोई चीज़ सामान वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो उसका भेदभाव करते हैं, इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं। वाइल सेफ एट होम द टेंडर एंड द जेंटल, और फिर वो जब तक घर में महफूज और उसी तरह जेंटल व्यू में आ नहीं जाते, मतलब जैसे वो ऑफिस में जाते हैं एक जेंटलमैन बन के, उसी तरह वो घर में उसी तरह लौट के आ जाते हैं। इनकी सिर्फ ये रूटीन होती है, सुबह ऑफिस में जाना, वहाँ पे काम करना, आते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से चीज़ें ले लेना और फिर सेफली घर पे आ जाना। और फिर दोबारा से अब पोइट्स इमेज किस तरफ लेके आ रही है? वुमेन की तरफ। वुमेन फिर क्या करें? आर किलिंग टिनी माइस डेड स्नैप बाय द नेक, वो मच्छर वगैरह को मार रही हैं, कीड़े मकोड़ों को मार रही हैं। एस्फेक्सिएटिंग फ्लाइज का दम, उनका ऑक्सीजन, एस्फेक्सिएटिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, तो वो यहाँ पे फ्लाइज वगैरह को मार रही हैं। इवेक्टिंग स्पाइडर मकड़ी वगैरह को मार रही है। स्क्रबिंग, स्कोरिंग अलाउड, डिस्टर्बिंग कपबोर्ड्स, कमिटिंग थिंग्स टू डस्टबिन, ट्विस्टिंग, रैगिंग, रिंगिंग, ये सारी चीज़ें उनकी डेली रूटीन का काम। स्क्रबिंग यानी किसी चीज़ को स्क्रब करना, बहुत ही सफाई करना रगड़ कर। स्कोरिंग अलाउड, जो आवाज़ें आती हैं वो मशीनों की से वो साफ़ करती हैं। डिस्टर्बिंग कपबोर्ड्स के, ये जैसे कपबोर्ड्स टेबल पे चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं वो डिस्टर्ब हैं तो उनको सही करना। कमिटिंग थिंग्स टू डस्टबिन, और जो चीज़ें काम की नहीं है उनको, रॉ मटेरियल को डस्टबिन में डालना। ट्विस्टिंग, रिंगिंग, कपड़े वगैरह धोने के बाद जब हम उसको ट्विस्ट करके फिर रिंग लटका देते हैं सूखने के लिए, तो वो सारे काम करते हुए इमेज दिखाया। रिस्ट रेड एंड नकल वाइट एंड फिंगर्स पकड़, अब ये दिखाया जा रहा है कि उनके फिज़िकल अपीयरेंस कैसी होती है, वो काम जब कर रही होती हैं। उनकी ये जो कलाइयाँ होती हैं वो रेड हुई होती हैं। उंगलियों की ये जो ऊपर हड्डी होती है, नकल्स वगैरह, वो भी वाइट हो रहे होते हैं। पल्पी टेपिड, और बहुत ही ज़्यादा नरम हो रहे होते हैं। जब हम पानी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, तो उसको हम पल्पी टेपिड बोलते हैं। स्टीरिंग, स्क्रीमिंग, क्लीनर्स अराउंड द स्नैक्स ऑफ फर्नीचर, दे स्ट्रेटन, फिर वो क्लीनर के साथ क्लीनर ऐसा जिसकी आवाज़ आ रही होती है, स्टेयर, यानी उसे घुमा रही होती है फर्नीचर के इधर उधर, और फर्नीचर को सीधा कर रहे होते हैं जहाँ से फर्नीचर इधर उधर हुआ है, यानी चेयर वगैरह, टेबल वगैरह कहीं अपनी जगह से हटी हुई है, या स्नैक्स नीचे ये कारपेट वगैरह बिछे होते हैं जो वो ख़राब हुए हैं तो उनको सीधा करती हैं। एंड हाउल आउट शीट्स फ्राम अंडर द इनकॉन्टिनेंट, और इनकॉन्टिनेंट ऐसे बच्चे होते हैं जो कि खुद अपना काम नहीं कर सकते, यानी शेर ख्वाह बच्चे जो हम कह सकते हैं, दूध पीते बच्चे, उनके नीचे से बेडशीट्स को निकालना, उनको साफ़ करना। एंड हैवी ओल्ड स्टूप टू इम्पोर्चुनेट यंग्स, और एक मुश्किल काम उनके लिए ये भी होता है कि यंग जो उनके होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनको इम्पोर्चुनेट, अर्ज करना किसी काम के लिए। उनको कोई काम बोला जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ढीठ बने होते हैं, लेज़ी होते हैं, तो उनको किसी काम के लिए मजबूर करना, ये भी उनकी डेली स्ट्रगल में आ जाता है। टगिंग, फोल्डिंग, टकिंग, जिपिंग, बटनिंग,
फिर ये क्लीनिंग में आ जाता है दोबारा से कि वो कपड़ों को तय करती हैं, फ़ोल्ड करती हैं, उनको फिर जगह पे रखती हैं, ज़िप करती हैं, बटन वगैरह बंद करना और ज़िप बंद करके साइड पे रखना, स्पूनिंग इन फूड, इनकरेजिंग एक्सक्रेशन, खाना खिलाना बच्चों को, इनकरेजिंग एक्सक्रेशन, ऐसे बच्चे वो जो खुद से एक्सक्रेट भी नहीं कर सकते, उनको हेल्प करना पाखाना के लिए, मोपिंग अप वोमिट, अगर किसी ने वोमिटिंग कर दी है तो उसको साफ़ करना, स्टैबिंग क्लॉथ विद नीडल्स। अब इमेज किस तरफ आ गई है, उनकी स्टिचिंग की तरफ। वो घर का काम, ये सिर्फ एक दिन की रूटीन बताई जा रही है कि वो सारा किचन से लेके फिर आगे सफाई तक, और उसके बाद फिर बच्चों को भी संभालना, उसके बाद अब कहाँ पे आ गया कि वो स्टिचिंग के लिए भी अपना टाइम निकाल लेती हैं। स्टैबिंग क्लॉथ विद नीडल्स, नीडल के साथ कपड़ों को सिलाई करना, कंटोरिंग वूल अराउंड नीटिंग नीडल्स, क्रिएटिंग स्नग एंड कम्फी ऑन देयर नीडल्स, और फिर वूल को इस तरह कंटोर करना, इस तरह संभालना और बुनना जिससे वो फिर स्नग एंड कम्फी, नरम मुलायम, और कोई स्टफ़ वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, जर्सियाँ हो गई, कैप्स हो गई, इस तरह ये चीज़ें क्रिएट कर लेती हैं। देयर ह्यूज हैंड्स, देयर एवरीवेयर आइज, देयर वॉइसेस रेज टू कन्वे अक्रॉस द हॉल बिलो। उनके ह्यूज हैंड्स, उनके ये बड़े बड़े हाथ जो हर चीज़ के अंदर हैं, इन बड़े बड़े हाथों से मुराद ये नहीं कि बहुत बड़े साइज़ में बड़े, यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं एग्जैजरेशन कर रही है पोइट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेटाफर का यहाँ पे यूज़ किया है। ह्यूज हैंड मतलब कि हर काम में उनका हाथ होता है, यानी हर काम की तरफ उनका ध्यान होता है। देयर एवरीवेयर आइज़, हर काम पे उनकी नज़र होती है। देयर वॉइस रेज टू कन्वे अक्रॉस द हॉल बिलो, और घर में जितना भी शोर शराबा, हॉल बिलो का मतलब होता है शोर शराबा मचा होता है, उनकी आवाज़ इतनी हाई होती है कि वो फिर भी शोर शराबे के अंदर भी अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। जिस बंदे तक उन्होंने अपनी बात पहुंचानी होती है वो उनकी आवाज़ में इतनी पावर होती है कि वहाँ तक पहुंचा देती हैं। एंड व्हेन ऑल्स ओवर, और जब फिर सब ख़त्म हो जाता है, मीन्स ये घर का सारा काम जब ख़त्म हो जाता है, ऑफ विद ओवरऑल्स, हर चीज़ से जब वो फारिग हो जाते हैं, क्विक कंसल्टिंग क्लॉक, तो वो क्लॉक की तरफ देखती हैं, टाइम देखती हैं, दे गो अपस्टेयर, और वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली जाती हैं। सिट एंड साइन अ लिटल, अपस्टेयर्स का मतलब अगर हम पोइट के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मोस्टली घरों में ऐसा होता है, इंग्लिश पीपल के घरों में, कि ऊपर उन्होंने बेडरूम बनाया होता है, स्पेशली मास्टर बेडरूम जो हस्बैंड वाइफ के लिए होता है, वो अपस्टेयर होता है, यानी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर होता है। तो यहाँ पे दे गो अपस्टेयर का मतलब होगा वो अपने बेडरूम में चली जाती हैं। सिट एंड साइन लिटल, वहाँ पे बैठती हैं थोड़ा देर और सांस लेती हैं, ब्रशिंग हेयर, अपने हेयर को ब्रश करती हैं। एंड सम फाइंड इन मिरर कलर्स एंड एडोर, मिरर में खुद को देख के वो खुश होती हैं, खुशी महसूस करती हैं, उनको कलर्स दिखाई देते हैं, अडोर, और अपनी ही स्मेल को महसूस करती हैं, यानी अपनी महक को महसूस करते हैं। ओडोर खुशनुमा महक को कह सकते हैं। देयर एसेंस ऑफ लिलीज ऑफ रोजेस, ये उनके अंदर से वो जो महक आती है वो लिलीज़ और रोज़ेस की महक होती है। ये सारी अगर स्ट्रगल कोई जानता है उनका तो फिर वो कह सकता है कि लिलीज़ और रोज़ेस को वो रिमाइंड करता है जब वो ह्यूमंस को देखता है। लेकिन सिंपली जैसे कि जॉन रस्किन का अगर देखा जाए और पीछे उसकी बायोग्राफी पढ़ी जाए तो वहाँ से हमें पता चलता है कि वो ह्यूमंस के कोई ख़ास उनकी फेवर में नहीं था, बल्कि वो क्रिटिसाइज़ करता था उनको। तो इस वजह से वो कहता था कि उसको लिलीज़ और रोज़ेस को रिमाइंड करवाती हैं वुमेंस, ना कि वो उनकी तारीफ़ कर रहा था। जो तारीफ़ कर रहा होगा वो ये पीछे वाली सारी स्ट्रगल भी जानता होगा। अगर उसको ये स्ट्रगल पता है तो फिर वो उनको लिलीज़ और रोजेस बोल सकता है। मेजर थीम्स इस पोइम के हैं, कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नोशन ऑफ फेमिनिटी। एल्मा मिचेल ने चैलेंज किया था एक ट्रेडिशनल नोशन को फेमिनिटी के, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, वुमेन के अगेंस्ट लिख रहे थे। एक फेवरेट हॉबी बन गई थी उस एरा में कि चलो भाई और कुछ नहीं मिला तो इस टॉपिक पे लिखना शुरू कर दो, वुमेन को क्रिटिसाइज़ करना शुरू। तो उसने ये चैलेंज किया था एक डोमेस्टिक लेबर, एक्सप्लोरिंग द अनसीन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वुमेन। उसने इस पोइम के अंदर अनसीन टास्क, ऐसे जिनको हम अनदेखा कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ जो वुमेन पूरी कर रही हैं उनको हम अनदेखा कर देते हैं, उसको शो किया उसने इस पोइम के थ्रू। इमेजरी एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज, द किचन एज अ सिंबल, portraying the kitchen as a space of intense physical and emotional labor, vivid descriptions depicting the intricate process involved in cooking and cleaning. Metaphorical language, women as a warrior, using imagery of weapons to describe their activities. Physical tools describe the physical strain and tools on human bodies. द डाइकोटोमी, इस पोइम में डाइकोटोमी है। डाइकोटोमी एक ऐसी टर्म है, डाइकोटोमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन इनटू अपोजिट पार्ट्स, यानी दो नज़रियात में तकसीम कर देना, नज़रियात भी ऐसे जो एक दूसरे से कंट्रास्टिंग हो। तो यहाँ पे क्या है कि इस पोइम के अंदर भी हमें कंट्रास्ट दिखाई देता है, एक तरफ हस्बैंड का दिखाया जाता है कि वो क्या कर रहा है, दूसरी तरफ वुमेन का दिखाया जाता है कि वो पूरा दिन में क्या करती है। तो डाइकोटोमी यहाँ पे हमें शो होती है इस पोइम के अंदर, मीन्स के टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमें शो किए गए हैं। डेलिकेट मार्केट मैनिपुलेशन वर्सेस ब्रूटल हाउस होल्ड कोर्स, contrasting the tasks performed by men and women, distant husbands versus women at home, highlighting the contrast between the roles of husbands and women. Daily realities and duality of women, dealing with pest and cleaning, portraying the practical and sometimes brutal task of maintaining home, कि होम को मेंटेन करने के लिए उन्हें कभी कभी ब्रूटल टास्क यानी ये एक वहशाना किस्म के टास्क भी परफॉर्म करना पड़ते हैं। केयर टेकर्स ड्यूटीज़ डिस्क्राइब द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बींग ऑफ अदर्स, केयर टेकर की ये जो ड्यूटीज़ उसकी दिखाई गई हैं, बच्चों का कैसे ख्याल रखती हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उनकी वो एक इस चीज़ की भी जिम्मेदार होती हैं, दूसरों की वेल बींग के लिए दूसरे सही परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरों की हेल्थ का ख्याल रखना, हर चीज़ का ख्याल रखना। स्ट्रेंथ एंड जेंटलनेस, उनकी स्ट्रेंथ और जेंटलनेस भी दिखाई गई है। एक्सप्लोरिंग द मैनिफेस्टेड नेचर ऑफ ह्यूमन्स रोल, यहाँ पे कैसे वो हर तरफ उनके जैसे वर्ड यूज़ किया गया था ह्यूज हैंड, और उनकी वॉइस के बारे में, फिर उनकी देयर एवरीवेयर आइज़, उनकी हर तरफ देखती हुई आँखें, तो ये सारी चीज़ें उनकी स्ट्रेंथ को शो करती हैं, उनकी जेंटलनेस को शो करती हैं। एट द एंड सेल्फ परसेप्शन एंड लेगेसी, रेजिलेंस एंड रिसोर्सफुलनेस। रेजिलेंस बोलते हैं कि लचकदार होना, नरम होना, तो इस पोइम में हमें उनकी वुमेन की नरमी भी दिखाई दी है, और रिसोर्सफुलनेस के वो खुद ही तलाश कर लेती हैं अपनी खुशी के ज़रिए से। सेलिब्रेटिंग वुमेन्स एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस एंड क्रिएट कंफर्ट, कैसे हमें दिखाई देता है कि वो किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही हैं, बल्कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही हैं, ये हर रोज़ की जो उनकी डेली रूटीन है, स्ट्रगल है, इसको वो खुशी खुशी पूरा कर रही हैं। और एट दी एंड जब वो काम कर लेती हैं तो वो मिरर में जाके जब खुद को देखती हैं तो अपने आप को देख के वो उनको फ़ख्र महसूस होता है, और आप खुद को ही देख के वो खुशी महसूस कर लेती हैं, उनको महक आने लग जाती है अपने अंदर से ही, यानी वो रिसोर्सफुलनेस उनकी इससे शो होती है कि वो इतनी सी चीज़ में से भी खुशी तलाश कर लेती हैं। रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ केयर, टेकिंग अ मोमेंट ऑफ रिस्पाइट अमिडस्ट देयर डिमांडिंग टास्क, कि वो अपने सेल्फ केयर का रिफ्लेक्शन भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि किस तरह वो इतनी डेली टफ रूटीन में से भी अपने लिए टाइम मैनेज कर लेती हैं। डिस्कवरिंग ब्यूटी इन मिरर्स, emphasizing women's ability to find beauty and joy in their own reflection. Honoring women's contributions, recognizing the often overlooked but essential work of women, कि ये जो पोइम है इसमें रिकॉग्नाइज कर रही है, शनाख्त कर रही है ऐसे कामों को जिनको ओवरलुक्ड कर दिया जाता है, अनसीन कर दिया जाता है। Empowering women's voice, inspiring dialogue and discussion about gender role and expectations. Thank you so much. If you have any question, you can ask in comment box.